थ्रिलर मूवी की कहानी लेकर आया हूं जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। इसका नाम है ओडेला रेलवे स्टेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी को। फिल्म की शुरुआत होती है एक गांव से जिसका नाम है ओडेला। यहीं का रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है और तभी एक औरत कीचड़ से सनी हुई हाथ में कटा हुआ सिर लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह सीधा वहां के इंस्पेक्टर लक्ष्मण के सामने टेबल पर वो सिर रख देती है। लक्ष्मण पूछता है, इसका बाकी शरीर कहाँ है? तब वो औरत पुलिस को एक कुएं के पास लेकर जाती है जहां एक बेजान शरीर सिर के बिना लटका हुआ होता है। पुलिस वाले उस शव को बाहर निकालते हैं। अब कहानी में आता है एक नया किरदार अनुदीप, जो एक आईपीएस अफसर है और ट्रेनिंग के लिए इस गांव में आया होता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है लगभग 3 महीने पहले। यहाँ हमें कुछ नए लोग दिखते हैं। एक औरत राधा, उसके पति तिरुपति और तिरुपति का भाई चंदू। चंदू की शादी उनकी कजिन से होने वाली है। ये सब धोबी समाज से हैं। राधा के घर के पास वेंकटेश और माधवी की नई शादी हुई है। आज उनकी सुहागरात है। उधर एक लड़का विवेक अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है। विवेक को माधवी से प्यार था, लेकिन माधवी ने किसी और से शादी कर ली। शराब के नशे में विवेक बोलता है, मैं मर जाऊंगा। दोस्त कहते हैं, तू क्यों मरेगा? कुछ करना है तो उसे मार दे। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैलती है, माधवी की लाश मिल गई है। अनुदीप और पुलिस मौके पर पहुंचते हैं। जांच करने पर पता चलता है कि माधवी के साथ दुष्कर्म हुआ और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। उसकी शादी कल ही हुई थी और उसी रात उसे मार दिया गया। वेंकटेश, माधवी का पति, ये खबर सुनकर सदमे में आ जाता है। पुलिस को घटनास्थल पर पैरों के निशान मिलते हैं। छानबीन करते हुए अनुदीप को विवेक के बारे में पता चलता है। सीआई लक्ष्मण विवेक को पकड़कर थाने लाता है और पूछता है, माधवी को क्यों मारा? विवेक कहता है, मैं उसे क्यों मारूंगा, मैं तो उससे प्यार करता था। लेकिन लक्ष्मण कोई नॉर्मल पुलिस वाला नहीं, वो उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। विवेक मजबूरी में मान लेता है कि उसने ही हत्या की है। फिर जब अनुदीप पुलिस स्टेशन आता है, विवेक कहता है, सर मैंने कुछ नहीं किया, आप तो पढ़े लिखे हो, खुद सोचिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं उससे प्यार करता था तो भला मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? अनुदीप उसकी बात सुनकर उसे जाने देता है, पर सीआई लक्ष्मण को यह बात हजम नहीं होती। वह कहता है, सर आप गलत कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने लड़की की हत्या की है। ऐसा ही होता है इन मामलों में। आपके पास पढ़ाई है, मेरे पास तजुर्बा। तब अनुदीप कामली उसे समझाता है। घटनास्थल से जो पैर का निशान मिला है उसका साइज 10 है। वहीं जो सैंपल मिला है उससे पता चला कि आरोपी की उम्र करीब 30 साल है, लेकिन विवेक की उम्र 20 के आसपास है और उसका पैर का साइज भी 8 है। तो ये आंकड़े साफ बताते हैं कि विवेक दोषी नहीं है। ये सुनकर विवेक को छोड़ दिया जाता है। तभी पुलिस स्टेशन में फिर से एक कॉल आता है, गांव में एक और लड़की की हत्या हो गई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और चौंकाने वाली बात यह होती है कि इस लड़की की भी कल ही शादी हुई थी। अनुदीप को यकीन हो जाता है कि कातिल कोई साइको किस्म का इंसान है। रात होते ही वह फिर से क्राइम सीन पर पहुंचता है। जांच के दौरान लड़की का मोबाइल मिलता है। फोन को जब पुलिस स्टेशन लाया जाता है और चेक किया जाता है तो उसमें एक वीडियो मिलता है। संयोग से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन थी, जिसमें किलर की आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। वीडियो में दिखता नहीं, पर आवाज में वह लड़की से पूछता है, तुम्हारी सुहागरात कैसी रही? तुम्हारे पति ने क्या किया? तुमने क्या किया? इसके बाद वह उसे छूने लगता है और कहता है, अगर तुम सब कुछ बता दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डरी हुई लड़की सब कुछ बता देती है, पर वह हैवान फिर भी उसके साथ गलत करता है और बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। सुबह चंदू की मंगेतर नहाने जाती है और चंदू चोरी छिपे उसका वीडियो बनाने लगता है। यही चंदू का दोस्त है शंभू, जो एक वेडिंग फोटोग्राफर भी है। पुलिस अब गांव में आकर उस वीडियो की रिकॉर्ड की गई आवाज सुनाने लगती है और लोगों से पूछती है, क्या आप इस आवाज को पहचानते हैं? अधिकतर लोग नहीं पहचान पाते। जब पुलिस राधा के घर पहुंचती है तो चंदू आवाज सुनकर पहचान जाता है, ये तो शंभू की आवाज है। पुलिस शंभू को थाने बुलाती है और उसकी आवाज से मिलान करती है। उसी वक्त शंभू का वकील आकर कहता है, सर जिस दिन ये घटनाएं हुई उस दिन मेरा क्लाइंट गांव में था ही नहीं, वो दूसरी जगह एक शादी में गया था। इसके बाद एक दिन अनुदीप लक्ष्मण से कहता है, क्यों ना पूरे गांव का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, इससे असली कातिल सामने आ जाएगा। लक्ष्मण कहता है, सर बात तो सही है, लेकिन आपको पता है गांव में कितने लोग हैं, सबका डीएनए टेस्ट करवाना लंबा काम है। लक्ष्मण कहता है, सर पिछले बार एक केस में डीएनए रिपोर्ट आने में पूरा 1 महीना लग गया था, आप ऐसे उलझे हुए काम मत करिए। इस पर अनुदीप बोर्ड पर एक प्लान बनाकर सबको समझाता है, देखिए इस गांव में लगभग 6300 लोग हैं, इनमें से महिलाएं तो इस केस से बाहर हैं। अब जो बचे हैं उनमें से हमें केवल उन लोगों को टारगेट करना है जिनके पैर का साइज 10 है, उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच है और हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच है। ऐसे कंडीशन में सिर्फ 25 से 30 लोग ही शॉर्टलिस्ट होंगे। अगर इनका सैंपल हैदराबाद भेजा जाए तो 10 दिन में रिपोर्ट मिल सकती है। इसके बाद पुलिस गांव के मर्दों को एक एक करके बुलाकर उनका डीएनए सैंपल लेना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद गांव का सरपंच थाने आता है और बताता है कि उसकी बेटी की शादी नजदीक है, वो न्योता देने आया है। अनुदीप उसे समझाने की कोशिश करता है, सर आप जानते हैं अभी गांव का माहौल कितना खराब है, एक के बाद एक लड़कियों की हत्या हो रही है, मेरी राय है कि आप अभी शादी रोक दीजिए। लेकिन सरपंच गुस्से में कहता है,
सर, आप तो अभी नए आए हैं। मैं इस गांव में जन्मा और यहीं पला बढ़ा हूँ। मुझे यहाँ की स्थिति बेहतर पता है। जिस दिन सरपंच की बेटी प्रिया की शादी होती है, अनुदीप कोई रिस्क नहीं लेता और सिक्योरिटी को दोगुना कर देता है। शादी बिना किसी परेशानी के हो जाती है, सुहागरात भी। सुबह अनुदीप फोन करके एक कांस्टेबल से पूछता है, दूल्हा दुल्हन ठीक तो हैं? कांस्टेबल कहता है, हाँ सर, दोनों बिल्कुल सेफ हैं। उसी समय प्रिया अपनी एक फ्रेंड को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाती है। अनुदीप आदेश देता है कि दोनों कांस्टेबल उन पर नजर रखें। प्रिया स्टेशन पर फ्रेंड को बाएं करती है। कांस्टेबल थोड़ी दूरी पर चाय पीते हुए उन पर नजर रख रहे होते हैं। तभी वहां से एक ट्रेन गुजरती है और ट्रेन के जाने के बाद कांस्टेबल देखते हैं कि प्रिया वहां नहीं है, सिर्फ उसकी फ्रेंड बेहोश पड़ी होती है। दोनों तुरंत अनुदीप को फोन करके सूचना देते हैं। इस बीच कातिल प्रिया को एक खेत में ले जाकर पूछताछ करता है, बता तुम्हारी सुहागरात कैसी रही, तुम्हारे पति ने क्या किया, कैसे किया, सब बता, तभी छोड़ूंगा। प्रिया डर के मारे सब कुछ बताने लगती है। उसी समय अनुदीप बाकी पुलिस वालों के साथ खेत की तरफ पहुंचता है। पुलिस की आवाजें सुनकर कातिल एक कांस्टेबल पर हमला करता है और भागने लगता है। उसने अपना चेहरा ढक रखा होता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। दुर्भाग्य से पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह प्रिया के साथ भी वही दरिंदगी करके उसकी हत्या कर चुका होता है। अनुदीप कातिल पर गोली चलाता है, लेकिन वह फिर भी भागने की कोशिश करता है। अनुदीप और कांस्टेबल उसका पीछा करते हैं। आखिरकार अनुदीप उस कातिल को पकड़ लेता है। जब उसका मास्क हटाया जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। कातिल और कोई नहीं, तिरुपति का छोटा भाई चंदू निकलता है। अनुदीप उसे थाने लाकर पूछताछ करता है और कुछ थप्पड़ भी लगाता है, लेकिन चंदू बार बार एक ही बात कहता है, सर मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो बस खेत में अपने काम से गया था। उसी वक्त गांव का सरपंच थाने आता है और लक्ष्मण को पैसे थमाते हुए कहता है, मुझे ये लड़का सौंप दो, इसने मेरी बेटी को मारा है, जितने पैसे चाहिए ले लो। लक्ष्मण पैसों के लालच में आकर चंदू को सरपंच के हवाले कर देता है। सरपंच चंदू को अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब अनुदीप आता है और यह